हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस। तो सिलेक्शन एक्सप्रेस में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। सिलेक्शन एक्सप्रेस में मैं आपको करवाने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द होल सिलेबस ऑफ साइंस। साइंस के आपको जितने भी चैप्टर हैं सबसे मैं लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक साथ। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर, बस 90 क्वेश्चन है, 90 प्लस। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं आपको। 90 क्वेश्चन से आप कर लेते हो अगर अच्छे से, तो आपको एग्जाम के अंदर, चाहे वो एएमयू के स्टूडेंट हो या आप जेएमआई के स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम के अंदर इसी सिलेक्शन एक्सप्रेस आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। तो आपको करना क्या है, जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आप अच्छे से सुनना। जो मैं लिखूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन भी समझाऊंगा, ठीक है, तो वह उस ऑप्शन को भी अच्छे से सुनना। और मैं जो लिखूंगा उससे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, तो आपको कैसे देखना है, देखो ये भाई साहब देख रहे हो कितने प्यार से देख रहे हैं, कितने ध्यान से। आपको इसी ध्यान से आपको क्या करना है, लेक्चर को अटेंड करना है पूरा कंसंट्रेशन के साथ। अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लो, आराम से किसी शांत जगह बैठ जाओ और इस सिलेक्शन एक्सप्रेस को अच्छे से देखो। आपका मैं एक रिवीजन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा पूरा साइंस का, है ना। तो इससे क्वेश्चन आपको बाहर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग द रबी क्रॉप। तो इसमें बताओ कि कौन सा रबी क्रॉप है। क्या पेडी है, वीट है, मेज है या कॉटन है। बताओ पेडी कैसा क्रॉप होता है। मैं जो पूछूंगा आपको उसका आंसर देना है, लिख के ना सही, बोल के सही। तो आप इसका आपका रूल क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, है ना। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, ताकि आपका क्या हो, रिवीजन भी हो और आपको पता भी चले कि आप कहाँ पे वेरी कर रहे हो, कहाँ पे हो आपका। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर गलत हो तो आप क्या करना, सॉल्यूशन देख लेना अच्छे से। लेकिन आपको सॉल्यूशन देखना है, आपका सही हो फिर भी सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि मैं आपको हर ऑप्शन समझाऊंगा यहाँ पे। और आपके जो क्वेश्चन जैसी पॉसिबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, चलिए। तो अब बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब डिस्कस नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ के क्या होने वाला है। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रबी क्रॉप। तो बताओ पेडी कैसा क्रॉप होता है। पेडी जो होता है वो आपका खरीफ क्रॉप है, ना कि रबी क्रॉप है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जब आपको वेट है, बताओ वेट कैसा क्रॉप है, बिल्कुल यही आपका है रबी क्रॉप। बाकी ये दोनों भी कैसा होता है, बताओ ये दोनों भी है खरीफ क्रॉप। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, वो मैं लिख देता हूँ। आपका जो खरीफ खरीफ होता है वो कौन से सीज़न में ग्रो होता है। बताओ कौन से सीज़न में, रेनी सीजन में होता है या विंटर सीजन में होता है। ये होता है आपका रेनी सीजन में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ये होते हैं रेनी सीजन में। उसी टाइप से जो आपका खरीफ खरीफ है वो कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, बताइए भाई। जो होते हैं आपके विंटर सीजन में। तो इतना सा आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा अगर पूछेगा तो पूछेगा, बताओ रेनी मंथ का नाम बताओ। ये होता है जून से सितंबर। और जो विंटर सीजन होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च। बस इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप वीडियो को सबसे पहले पॉज करेंगे, देन आप ट्राई करेंगे। तो पहला क्या है क्वेश्चन, विच टूल इज़ यूज इन प्लफिंग। तो प्लफिंग करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, आप ज़रूर टूल से याद करके जाना, क्योंकि टूल से क्वेश्चन बनने की चांस सबसे ज़्यादा होती है। क्या हु जो होता है वो किस चीज़ में यूज होता है, बताइए। हु जो होता है यही होता है आपका किस में, प्लफिंग में यूज़ होता है ये, है ना। किस में होता है ये, प्लफिंग में यूज़ होता है। एंड इसका एक यूज़ और है, एक और किस में यूज़ होता है बताइए। जब आपको वीडिंग करते हो ना, रिमूविंग ऑफ वेड, है ना, रिमूविंग ऑफ वीड। अगर पूछता है यहाँ पे कि बताओ रिमूविंग ऑफ वीड्स में कौन सा टूल से यूज़ होता है, तो इसका भी आंसर सेम टू सेम हो जाता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपसे प्लफिंग में एक टूल और यूज़ होता है, उस टूल का नाम आप मुझे बताएंगे, बताइए। और इसमें कौन सा टूल यूज़ होता है, जल्दी से बताओ भाई। क्या होता है, प्लफ, है ना, प्लफ। अगर ऑप्शन में प्लफ होता है तो आप क्या करते हैं, प्लफ देते हैं। अगर ऑप्शन में प्लफ नहीं है, आप ऑप्शन क्या करेंगे, ह्यू करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं। अब आते हैं स्प्रिंकल। तो स्प्रिंकल बताओ, कोई टूल तो नहीं है। ये आपका कैसा है कि इरिगेशन मेथड है। और ये कैसा इरिगेशन मेथड आपका, ये मॉडर्न इरिगेशन मेथड है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहीं पर क्लियर कर दूँ। आपके इरीगेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इरीगेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप का होता है, जल्दी बोलो भाई। दो टाइप का होता है, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा होता है। इरिगेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके मॉडर्न इरिगेशन, मॉडर्न, MI लिख दो मॉडर्न। एक होता है आपका ट्रेडिशनल इरिगेशन, TR लिख दो यहाँ पे सिंपल सा, ट्रेडिशनल इरिगेशन। अब मॉडर्न के अंदर आपके कितने इरिगेशन आते हैं बताइए भाई, कितने आते हैं। इसके अंदर आते हैं दो। पहला आता है आपका स्प्रिंकल, देखो यहाँ पे स्प्रिंकल लिखा हुआ है ना, पहला आता है स्प्रिंकल। और दूसरा आता है आपका कैसा आता है, ड्रिप सिस्टम।
तो ये दो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ मॉडर्न इरिगेशन कौन सा है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, जो स्प्रिंकल है वो मॉडर्न इरिगेशन मेथड है, ड्रिप जो सिस्टम है वो भी कैसा है, मॉडर्न इरिगेशन है। अब आते हैं ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल आपके आते हैं चार, जो एनसीईआरटी में गिवन है आपके चार गिवन है। तो पहला बताएंगे क्या है, सबसे पहला है मोथ, है ना, MOAT। एंड दूसरा बताओ क्या होता है, दूसरा होता है चेन पंप। ठीक है, मैं सिर्फ चेन लिख दूँ यहाँ पे, चलो चेन पंप पे लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये हो गया चेन पंप। और तीसरा बताओ क्या है, तीसरा ढेकली जो सिस्टम होता है ना, ये भी क्या है आपका ट्रेडिशनल इरिगेशन हो। और जो चौथा है वो क्या है, राहत, है ना, राहत साहब। तो ये चीज़ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो है, ये ब्रैकेट को इसको अच्छे से आप लिख लो अच्छे से, ठीक है भाई, ये बॉक्स को। तो इरिगेशन आपसे क्या पूछा जा सकता है, बताओ कि इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन सबसे पहले बताओ क्या होता है। इरिगेशन जो होता है, जो आप पानी वगैरह देते हो ना किसमें ग्रुप में, तो वो आपका इरिगेशन मेथड कहलाता है। वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉडर्न इरिगेशन, दूसरा होता है ट्रेडिशनल इरिगेशन। तो मॉडर्न के अंदर क्या क्या आता है, स्प्रिंकल आता है एंड ड्रिप सिस्टम आता है। इन दोनों में से अगर पूछे कि इन सब में से बेस्ट इरिगेशन मेथड कौन सा है, स्प्रिंकल ड्रिप सारे में से बेस्ट कौन सा है, तो बताओ बेस्ट कौन सा है। जो आपका ड्रिप मेथड जो होता है ना, ये आपका बेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता, इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं कंबाइन। तो कंबाइन बताओ, कंबाइन में हम क्या, कंबाइन की हेल्प से क्या करते हैं, जो आपका कंबाइन है इसके हेल्प से करते हैं हार्वेस्टेड करते हैं ना, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों साथ के साथ होता है ना। इसके अंदर हार्वेस्टिंग भी होता है ना, हार्वेस्टिंग भी होता है एंड थ्रेसिंग दोनों एक साथ होते हैं। कंबाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेस्ट जो होता है ना हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के लिए, वो आपका कंबाइन होता है। इसके अंदर दोनों एक साथ होता है, हार्वेस्टिंग भी एंड थ्रेसिंग भी। अब आते हैं सीड ड्रिल। बताओ सीड ड्रिल बिल्कुल आपका एक टूल है, तो बताओ ये किस में यूज़ करते हैं सीड ड्रिल। ये क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, तो फिर पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो सीड ड्रिल है ये किस चीज़ में यूज होता है, जैसे आप सीड वगैरह शो करते हो ना, सोइंग सीड में इसको हम यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता कि बताओ विच टूल इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड, तो अगर यहाँ पे सोइंग सीड आ जाता तो आपका क्या होता है, सीड ड्रिल आ जाता है। तो इससे इतने सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को अच्छे से आप याद कर लें और इसे अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लें, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो बताइए कौन सा होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ। जो आपका राइजोबियम होता है, राइजोबियम ये जो होता है यही आपका कैसा है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग कौन सा बैक्टीरिया करता है, बताओ राइजोबियम करता है, बिल्कुल करता है। ये कौन से प्लांट में करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन से प्लांट में करता है, लेग्यूमिनस। कौन से प्लांट में, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट। ये बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और आता है लैक्टोबैसिलस, ये तो न जाने कितने बार, ये सब जितने भी हैं भाई राइजोबियम से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लैक्टोबैसिलस से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और ईस्ट से भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सब तीनों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आते हैं लैक्टोबैसिलस। बताओ लैक्टोबैसिलस आपको पता ही होगा, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, बिल्कुल पता है। ये बनाता है कर्ड से, जो आप सॉरी मिल्क से जो आपका क्या बनता है, दही बनता है। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, बताओ मिल्क से आपका जो कर्ड बन रहा होता है, इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें आपको बिल्कुल लैक्टोबैसिलस करता है। लैक्टो LV से लिख दो यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। और आप ये आपका क्या है, ईस्ट है। तो अब जो ईस्ट जो होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, बताओ। ईस्ट जो होता है वो आपका अल्कोहल वगैरह बनाने में हेल्प करता है। अल्कोहल हो गया, ठीक है। और आपका जो ब्रेड हो गया, ये सारा का सारा चीज़ बनाने में कौन हेल्प करता है, ईस्ट करता है। और कौन सा प्रोसेस करता है, जो आपका जो ईस्ट से जो अल्कोहल बनता है, ईस्ट से जो ब्रेड बनता है, पूछता है तो बताओ कौन सा प्रोसेस से बनता है। तो बताइए कौन सा प्रोसेस होता है, वो फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके हेल्प से ये सारी चीज़ें बनते हैं। और एमीबा का वैसा इसमें कोई रोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाफ वर्ड पे आप ध्यान देना है, और एक क्या बताया, हर्ष के वर्ड बताया था आपको। तो ये दो वर्ड पे आपको बिल्कुल ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ, तो इस चाफ को आप अंडरलाइन करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो बताओ हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो हार्वेस्टिंग का सिंपल होता है, क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप। क्या होता है ये, कटिंग ऑफ क्रॉप। अगर कटिंग ऑफ क्रॉप है तो वो आपका क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कराता है। विनोइंग इसका जो ऑप्शन है,
विनोइंग क्या होता है, देखो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज नोन एज विनोइंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। लेकिन आते हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग का हम करते हैं, इसमें हम सेपरेट करते हैं, किसको सेपरेट करते हैं बताओ, सेपरेट, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, ग्रेन को, इसमें भी सेपरेट करते हैं ग्रेन को, लेकिन किससे करते हैं बताओ, फ्रॉम स्टॉक्स। अगर आता है फ्रॉम स्टॉक्स, क्या होता है आपका, करते हैं थ्रेसिंग। बाकी इरिगेशन मैंने आपको बता दिया है, इरिगेशन क्या होता है, जो वाटर देते हैं, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप आप लिख सकते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। कितने टाइप के होते हैं बताओ, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉडर्न, एक होता है ट्रेडिशनल। तो अब आपको होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मॉडर्न क्या है एंड ट्रेडिशनल मेथड कितने हैं। तो ये चारों के कितना, 3 एंड कितने, 4 और 2 जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करना। अगर यहाँ पे थ्रेशिंग और इन दोनों में वो कन्फ्यूजन दूर हुआ, तो अब विनोइंग अगर है तो क्या होता है, चाफ वर्ड आ जाता है। अगर पर थ्रेशिंग है तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक वर्ड यूज़ होता है, बिल्कुल होता है यूज़। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मेथड इज द बेस्ट फॉर द सोइंग सीड। आप पूछता है जैसे सोइंग के कितने सारे मेथड होते हैं, जैसे सीड ड्रिल होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं ना सोइंग के मेथड होते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ सोइंग करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। तो सोइंग करने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बता दो। ब्रॉडकास्टिंग होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है, आपका होता है सीड ड्रिल मेथड। तो सीड ड्रिल मेथड होता है ना, इससे क्या होता है, एक सीक्वेंस में आपका जो ग्रेन हो, जैसे कि आप क्या, जैसे देखो यहाँ पे आपको ग्रेन ये करना है, आपको क्या है, फील्ड है, इसमें आपको सीड डालना, तो ये सिंपल से सीक्वेंस में एक जाएगा आपका, ये जो सीक्वेंस में जा रहा है सीड ड्रिल से। तो ये आपका बेस्ट मेथड। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि अब यहाँ से एक बंदा ऐसे यहाँ से फेंक रहा, तो इधर भी गिर सकता है, ये कहीं भी गिर सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ये सिंपल सा इसका डिफिनेशन लिख लो। ब्रॉडकास्टिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या लिखोगे इसमें बताओ, रेंडमली स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग सीड। तो ये आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बाकी आपका सीड ड्रिल मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। और ट्रांसप्लांटेशन आपका इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल है नहीं। प्लफिंग को, प्लफिंग क्या होता है बताओ, लूजनिंग अंडर टर्निंग ऑफ सॉइल। अगर पूछता बताओ डेफिनेशन बताओ, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, तो क्या हो जाता है आपका, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। तो अगर ये डिफिनेशन है ये किसका, प्लफिंग का। प्लफिंग का सिंपल है, इसमें क्या यूज़ होता है, प्लफ यूज़ होता है। और अगर प्लफ नहीं दिया होता आपको हु डालना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन बेकिंग। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज़ होता है किसमें, बेकिंग बोले तो ब्रेड वगैरह बनाने में, इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया है ऑलरेडी। तो आपका राइजोबियम जो होता है वो कैसा बैक्टीरिया होता है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। ईस्ट जो है इससे क्या क्या बनता है बताओ, इससे अल्कोहल बनता है ना, अल्कोहल बनता है। एंड इससे ब्रेड बनता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग बोलते हैं, ब्रेड बनाने के प्रोसेस को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ से और हिसाब से पूछता है, बताओ जब हम ब्रेड बना रहे होते हैं तो इससे कौन सा गैस रिलीज होता है। तो कौन सा गैस रिलीज होता है भाई बताओ जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जब आप ब्रेड वगैरह बना रहे होते हैं। बाकी प्लाज्मोडियम से बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम से क्या काउज होता है। प्लाज्मोडियम से आपका होता है मलेरिया। मलेरिया जो काउज होता है ना वो प्लाज्मोडियम से काउज होता है। इतना आपको समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, विच डिजीज इज काउज बाय वायरस। पूछा है इसमें से कौन सा डिजीज काउज होता है वायरस से। तो बताओ ट्यूबरकुलोसिस किससे काउज होता है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है बताओ भाई, क्या वायरस से होता नहीं। ट्यूबरकुलोसिस जो आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है तो ये किससे काउज होगा बताइए, बैक्टीरिया से काउज होता है। मलेरिया बताओ किससे काउज होता है, बिल्कुल मलेरिया आपका किससे काउज होता है, प्रोटोजोआ से काउज होता है, प्रोटोजोआ। उसके बाद आपको जो कोलेरा है ये भी किससे काउज होता है, बैक्टीरिया से। आपका एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है भाई। तो उस टेबल को पढ़ के एक बार देख लेना चाहिए। तो उसमें आपका वायरल डिजीज गिवन है, मतलब कि एनिमल के बारे में गिवन है ना, प्लांट के बारे में गिवन है, उन्हें एक बार जरूर देख लेना। उसी से ये क्वेश्चन बना है। जो आपका जो वायरस से काउज होता है वो कौन सा डिजीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जो इन्फ्लुएंजा है वो किससे काउज होता है, वायरस से काउज होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट। हम जानते हैं एंटीबायोटिक जो होता है वो हम जब आप बीमार पड़ते हो तो एंटीबायोटिक लेते हो, तो एंटीबायोटिक क्यों लेते हो, किसके अगेंस्ट में लेते हो, क्या वो वायरस के अगेंस्ट में लिया जाता है या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में लिया जाता है। बिल्कुल गलत बात, ये किसके में लिया जाता है, बैक्टीरिया में लिया जाता है, ना कि वायरस में। क्या सही बोला था आपने यार, अच्छी बात है, सही बोला तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके अगेंस्ट में लिया जाता है, बैक्टीरिया में। बस इतना सही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया है। बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। मैं तो आपको शुरू से ही बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और देखो पूछ लिया। तो क्या होता है, पेनिसिलियम होता है? नहीं। तो पेनिसिलियम से बताओ क्या बनता है। ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है। देखो मैं जितने चीज़ लिख रहा हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइन है, और मैं जो लिख रहा हूँ सब गौर से सुनो, गौर से समझो, और अगर कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट कर देना। इसे कर लो, मेरी गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप जामिया के स्टूडेंट हो, चाहे आप एएमयू के स्टूडेंट हो, दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पेनिसिलियम क्या है बताओ। पेनिसिलियम भी एक आपका बैक्टीरिया है, जिससे क्या बनता है बताओ, एंटीबायोटिक बनता है। जो एंटीबायोटिक बनता है ना, तो वो किससे बनता है बताओ, पेनिसिलियम से बनता है। तो आपको यहाँ पे होमवर्क क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था क्या, पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन जो था वो आपका कैसा एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो बताओ डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन या डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया था एंटीबायोटिक का। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 9 का सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन मतलब कि एंटी किसने क्या डिस्कवर, तो नाम उसका बता देना है। तो राइजोबियम का बारे में ऑलरेडी बात क्या पूछा, नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी ईस्ट के बारे में बता दिया है। तो ईस्ट से क्या बनता है बताओ, फिर से पूछ रहा हूँ। अल्कोहल एंड ब्रेड, जो अल्कोहल एंड ब्रेड बनता है वो ईस्ट से बनता है। कौन से प्रोसेस से बनता है भाई, कौन सा प्रोसेस है बताइए, फर्मेंटेशन से बनता है। और प्लाज्मोडियम से क्या काउज होता है, मलेरिया काउज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। क्या पूछा है कि जो प्रोसेस होता है, जो मिल्क से किससे क्या बनता है। देखो मैं लिख दूँ थोड़ा सा, मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड बन रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर यूज होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपका क्या है, वो फंगी या एल्गी नहीं है, वो क्या है बताइए, वो बैक्टीरिया है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि लैक्टोबैसिलस क्या है, तो सिंपल सा बैक्टीरिया है। तो आप पूछा इसमें ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बताओ क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या, फर्मेंटेशन। क्या होता है, फर्मेंटेशन। जल्दी से आप वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं कि फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किसने किया था। तो ये आपका होमवर्क किया था। ऑप्शन नंबर ऐसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बताओ पास्चुराइजेशन में क्या होता है। तो पास्चुराइजेशन में हम हीट करते हैं किसको, मिल्क को हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ मिल्क। हीटिंग ऑफ मिल्क क्यों करते हैं, ताकि उसको हम प्रिवेंट मतलब उसे बचा सकें, ताकि और मिल्क इसमें किससे बचाते हैं इसको हीट करके, बैक्टीरिया को किल करके। ठीक, तो आप मुझे बताएंगे कि पास्चुराइजेशन का डिस्कवरी किसने किया था, फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया किसने किया था, और फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किसने। साइंटिस्ट के से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसे खुद देखें और खुद बताएं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है। क्या नायलॉन नेचुरल फाइबर है या पॉलिस्टर है। तो हमें पता है नायलॉन एंड पॉलिस्टर जो है वो कैसा फाइबर होता है, बताइए भाई जल्दी से बताओ। ये आपका है सिंथेटिक फाइबर है ना, ये आपका है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर है। और आपका जो कॉटन है वो कैसा फाइबर होता है, ये है आपका कॉटन है। तो आपका जो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक्रेलिक जो होता है ये भी कैसा फाइबर है, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कि विच पॉलीमर इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। कौन सा पॉलीमर को हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। क्या वो पीवीसी बनाते हैं, नहीं। पीवीसी से बताओ क्या बनता है, पीवीसी से आपका बनता है पाइप। जो पाइप वगैरह जो होता है ना वो किसका बना हुआ होता है, उससे पीवीसी का बना हुआ होता है। और जो नॉन स्टिकी कुकवेयर जो बनता है वो किससे बनता है, टेफ्लॉन से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी बैकलाइट से बताओ क्या बनता है, बैकलाइट से बनता है आपका इलेक्ट्रिक जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फिल्टरिंग या इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, तो उससे वो किससे बनता है, बैकलाइट से बनता है। तो किससे बनता है बताओ, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल फिल्टरिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिटिंग वगैरह हो गया या बोर्ड वगैरह हो उससे बनता है। और नायलॉन बताओ किससे बनता है, रोप वगैरह जितने होता है आपका, रोप से जो रोप वगैरह जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, नायलॉन का बना हुआ होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में। देखो फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है पूछा आपसे नॉन स्टिकी कुकवेयर किससे बनता है, तो टेफ्लॉन से बनता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता बताओ पाइप किससे बनता है, तो पीवीसी से बनता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये अब वायर नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड या इलेक्ट्रिक फिटिंग किससे बनता है, तो बैकलाइट से बनता है। और आपका पूछता बताओ रोप किससे बनता है, तो नायलॉन से बनता है। बस ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, इसमें से बताएंगे कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है। तो क्या है थर्मोप्लास्टिक, क्या बैकलाइट है, मेलामिन है, पीवीसी है। तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये देखो बैकलाइट एंड तो मेलामिन है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग है ना, थर्मोसेटिंग। ये आपका कैसा है, प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आपका जो थर्मोप्लास्टिक पूछा है ना यहाँ पे, थर्मोप्लास्टिक आपका क्या होता है, पीवीसी होता है थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर इसका है सी करेक्ट आंसर। आप मुझे बताएंगे थर्मोप्लास्टिक के अंदर थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक स्विच। जो पूछ लिया सिंपल से, मैंने आपको जो भी बताया था कि क्या कौन सा प्लास्टिक यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विच के लिए, पूछ सकता है इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए कौन सा यूज होता है। तो बताओ कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, अभी डिस्कस किया ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो आपका बैकलाइट जो होता है उससे आपका इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनता है। तो पॉलिस्टर से बताओ, पॉलीथीन से क्या, पॉलीथीन की हेल्प से क्या करते हो, ऐसे क्या बनता है, जो कैरी बैग वगैरह होता है ना, वो क्या होता है, जैसे कि आप कहीं दुकान वगैरह जाते हो तो क्या लेकर आते हो, कैरी बैग ही लिखा तो क्या पॉलीथीन ही होता है, क्या बोलते हो अंकल एक पॉलीथीन दो यार, है ना। तो नायलॉन क्वालिटी बता दिया, नायलॉन से क्या बनता है, रॉप वगैरह जो बनता है वो आपका नायलॉन से बनता है। और आपका जो टेक्सटाइल वगैरह होता है वो पॉलिस्टर से बनता है। ये इतनी ज़्यादा नहीं आएगी डिप में। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, विच प्रॉपर्टी मेक द प्लास्टिक हार्मफुल। प्लास्टिक का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो उसको कैसा बनाता है, हार्मफुल बनाता है फॉर द इन्वायरमेंट। क्या होता है, क्या वो बायोडिग्रेडेबल होता है इस वजह से हार्मफुल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नॉन बायो वो उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इस वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। और बायोडिग्रेडेबल होता है तो भाई क्यों हार्मफुल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इसमें से हमें बताना है कि बताइए, इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भाई, इतना ही बता दो यार, ज़्यादा नहीं पूछा हूँ, इतना बताओ कि इसमें से नॉन मेटल क्या है। तो क्या आयरन, आपको क्या आयरन आपका नॉन मेटल होता है, नहीं। आयरन आपका कैसा होता है बताइए, मेटल होता है। इसी पे मैं लिख रहा हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, ये आपका है मेटल। और आपका जो गोल्ड है क्या होता है बताइए भाई साहब, भान साहब है ना, भान साहब। तो बताइए जो गोल्ड है वो कैसा है आपका, ये अभी आपका मेटल होता है। जो आपका कार्बन है वो कैसा होता है बताइए, कार्बन आपका होता है नॉन मेटल। और आपका जो सिल्वर है ये भी कैसा है, मेटल है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है भाई, इसलिए मैं थोड़ा लेकर आया हूँ। तो मैं आपको जितने क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप आ चुके हो सिलेक्शन एक्सप्रेस में, तो एक्सप्रेस में आप बैठे रहें और मैं जहाँ तक लेकर जाता हूँ आपको वहाँ तक जाना है। देन आप डिसाइड करेंगे, आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप वहाँ पे मुझे बताएंगे, एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आप बताएंगे आकर कि सर आपने जो करवाया वो आया या नहीं आया। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नज़र आ गए तो मुझे आप बताना। तो ये मेरा इंस्टा ID है भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये कादिर मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो आप मुझे ऐसा करना कि आप एग्ज़ाम के बाद मुझे इस ID पे क्या करना, क्वेश्चन शेयर कर देना, है ना। क्वेश्चन आप क्या करना है, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होंगे ना, मुझे इस ID पे मुझे शेयर कर देना भाई, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम ID ए कादिर 374 तो मेरा इंस्टाग्राम ID, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर देना ताकि मैं उसका सोल्यूशन ले ला सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, विच मेटल इज़ लिक्विड। कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो बताइए, मेटल से सिंपल सा मेटल पूछा है ना, तो बताइए कौन सा मेटल है। तो सॉलिड आयरन जो होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है। कभी आयरन को लिक्विड फॉर्म में देखे हो, कभी देखे हो क्या भाई, क्या कॉपर को कभी सॉलिड फॉर्म में देखे हो, या एल्युमिनियम। देखो ये सारे के सारे आयरन हो गए, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, ये सब के सब किस फॉर्म में होते हैं भाई, ये सब के सब होते हैं सॉलिड के फॉर्म में। ये बताओ, मैं लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, ये होते हैं सॉलिड के फॉर्म में। ये भी जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, एल्युमिनियम भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। आपसे पूछा बताओ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कौन सा प्रॉपर्टी है किसका, मेटल का, जो उसे यूज मतलब कि देन यूजफुल टू मेकिंग वायर। सिंपल सा बताइए, वायर जो किसी मेटल से अगर हम वायर बनाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले आओ देखें मेलेबिलिटी क्या होता है। तो मेलेबिलिटी होता है जब हम किसी मेटल को, है ना, क्या करते हैं। देखो मेटल को, बात इसमें हमेशा मेटल के आएंगे, नॉन मेटल की बात तो है ही नहीं भाई इसमें, तो इसीलिए कभी भी नॉन मेटल में नहीं जाना है। तो मेटल को हम क्या करते हैं बताओ, बीट करते हैं, नहीं मेटल को क्या करते हैं, लिख दो यहाँ पे, बीट करो उसे, पीटो, पीट के किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना, सीट में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना, उसको सीट में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका क्या कहलाता है, मिलीवेट। मेटल को
पीट पीट के सीट में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी। ठीक है। सोनोरिटी क्या होता है, सोनोरिटी सिंपल सा होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जो आपका क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसा मेटल जो कि प्रोड्यूस क्या करे, प्रोड्यूस साउंड। ये तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन मेलेबिलिटी में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो मेटल को है ना एम से मेलेबिलिटी, एम से मेटल को पीट पीट के कन्वर्ट कर दो सीट में, तो आपका कहलाता है मेलेबिलिटी। सोनोरिटी क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, प्रोड्यूसेस ऑफ साउंड। ठीक। और कंडक्टिविटी क्या होता है, सिंपल सा कंडक्टिविटी क्या होता है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पासिंग या अलाउ, सिंपल सा लिख दो, पासिंग ऑफ कर दो, अलाउ जो अलाउ किसको करे बताओ, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता हो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है कंडक्टिविटी। अब आते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी क्या है, तो मेटल को, इसमें भी हमेशा नॉन मेटल तो जाना ही नहीं है, तो इसमें क्या देखो एक मिनट, ये देखो इसमें क्या करना है, मेटल को क्या करना है, क्या करना है बताओ, ड्रोन, है ना, उसको आप खींच खाच के क्या कर दो, ड्रोन इनटू वायर। तो आपको मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताएंगे सबसे बेहतरीन डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा फिलहाल के लिए, ऑप्शन नंबर है डी। अगर यहाँ से पूछता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम यूजफुल टू मेकिंग वायर, बाकी सॉरी वायर पूछा गया तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछता मेकिंग सीट अगर पूछ देता तो आपका हो जाता है मिलेबिलिटी। तो मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में कन्फ्यूजन अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लियर हो गए। वीडियो आपको कैसा लग रहा हो यार, कमेंट जरूर करना कि सर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको मैथ्स के लेक्चर चाहिए ऐसा, तो मैं आपके लिए मैथ्स का वन शॉट लेकर आ जाऊँगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से पूछा, चलो वही मैं जो क्वेश्चन पूछा था वो आ गया यहाँ पे, बताओ कौन सा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या आयरन होता है बेस्ट कंडक्टर, नहीं। कॉपर होता नहीं, इसका सिंबल से याद कर लो। जो आपका जो सिल्वर होता है वो आपका बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इसमें से नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या नॉन मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं यार, ऐसा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। होते हैं, एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होता है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी का। उस मेटल का नाम बताओ, जल्दी बताओ, नॉन मेटल का नाम बताओ जल्दी से। आपका ये क्या है, ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल हाँ ग्रेफाइट होता है। तो जो मेलेबल होता है क्या, नहीं। इसमें पूछा कि क्या होता प्रॉपर्टी, आपको जो बीटल होता है, बीटल वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो किसका प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल का। और ये कंडक्टिविटी ये भी मेटल का प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी ये भी मेटल का प्रॉपर्टी है, सोनरस ये भी किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है। तो अब बताओ बीटल क्या होता है, ब्रेक है, मेटल को क्या कर देता है, नॉन मेटल ब्रेक हो जाए इजीली। सिंपल सा इसमें देख लो, मैं इसमें लिख दूँ एक डेफिनेशन, ये लाइन थोड़ा सा, नॉन मेटल ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, नॉन मेटल ब्रेक इजीली। क्या मेटल को ब्रेक, आप आयरन लो, क्या उसे मोड़ लो तो टूट जाएगा क्या, वो नहीं ना टूटेगा, तो इसीलिए वो मेटल नहीं है। लेकिन इसी जगह आप नॉन मेटल को लेंगे तो वो आराम से टूट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। बताओ इसमें से एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या है। तो आपका क्या है, एयर जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, नहीं यार, एयर जो आपका इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। कैसा रिसोर्सेज है, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल। उसी टाइप से आपका वाटर भी जो है वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। उसी टाइप से आपका जो सनलाइट है वो भी आपका इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या बताओ, पेट्रोलियम जो है आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, कोल जो है वो आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, उसका नेचुरल गैस जो है ये आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। मतलब ये एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, जो अभी तो है प्रेजेंट लेकिन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सा ये होता है एग्जॉस्टेबल का। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म होने की संभावना बहुत रेयर है ना है, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, पेट्रोलियम तो आपका लिमिटेड में है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉसिल्स फ्यूल फॉर्म टू डेट प्लांट। क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल है जो कि किससे बनता है भाई, डेट प्लांट से बनता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर लेंगे, आपके एनसीईआरटी में बस ये 3 फॉसिल्स फ्यूल है, ये तीनों के तीनों क्या है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है विच वन इज़ द फॉसिल्स फ्यूल। तो कभी भी फॉसिल्स फ्यूल का सिर्फ आपको पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल है, तो अगर वहाँ पे कोल हो तो आपको कोल लगाएंगे, पेट्रोलियम हो तो पेट्रोलियम लगाएंगे, नेचुरल गैस हो तो नेचुरल गैस लगाएंगे, या कोई एक गिवन है तो कोई एक लगाएंगे। तो ये तीनों के तीनों तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तीनों के तीनों क्या हैं भाई,
ये तीनों के तीनों आपके हैं नेचुरल फॉसिल्स फ्यूल हैं, तो ये यहाँ से याद कर लीजिए। और इसमें से आप जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फॉसिल्स फ्यूल जो कि किससे बनता है, डेड प्लांट से बनता है, तो आप आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आपका जो कोल होता है बिल्कुल यही आपका किससे बनता है, डेड प्लांट से बनता है। डेड प्लांट से तो फॉर्म होता है और कितने साल में बनता है, मिलियंस ऑफ द ईयर में बनता है। आपका जो पेट्रोलियम होता है ये किससे बनता है, मेरीन ऑर्गेनिज्म, डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म, जैसे पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरीन ऑर्गेनिज्म। जो मेरीन होता है ना, देखो मेरीन वर्ड आ गया तो आपको पेट्रोलियम नेचुरल गैस में जाना है, ठीक है। तो ये जो होता है मेरीन ऑर्गेनिज्म, यार नहीं तो सिंपल सा ऑर्गेनिज्म बोले तो मेरीन एनिमल लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, एनिमल लिख दो कोई दिक्कत, या एक्वेटिक एनिमल लिख दो या ऑर्गेनिज्म लिख दो, कुछ भी आ सकता है। अगर पूछता है कि इसमें से कौन सा फ्यूल है जो कि किससे बनता है, डेड एनिमल से बनता है, तो आपका हो जाता है पेट्रोलियम। कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो कि मेरीन से बनता है, मेरीन एनिमल से बनता है, फिर भी पेट्रोलियम। तो सिंपल सा मेरीन वर्ड आ जाए या एनिमल वर्ड आ जाए या ऑर्गेनिज्म वर्ड आ जाए या आपका एक्वेटिक एनिमल है, तो उस सब के सब में आंसर क्या होगा आपका, पेट्रोलियम। और साथ के साथ होता है नेचुरल गैस भी, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम के साथ साथ कौन सा गैस निकलता है, नेचुरल गैस निकलता है। तो ये दोनों के दोनों पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये किससे बनता है, मेरीन एनिमल से बनता है। कितने साल में बनते हैं, 1 साल में बनते हैं क्या, या 2 साल में, या 1.5 साल में, 2 साल में बनते हैं, अरे नहीं यार, ये तो मिलियंस ऑफ द ईयर में बनते हैं, ये 1-2 साल में नहीं, मिलियंस ऑफ द ईयर में बनते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फ्यूल इज यूज्ड इन एलपीजी, तो एलपीजी के अंदर कौन सा फ्यूल यूज पूछा गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। तब सिंपल सा पूछा एलपीजी का कौन सा फ्यूल होता है, क्या मीथेन, सिंपल सा क्या पूछा है आपको कि मेन कॉम, इसका मतलब क्या है कि बताओ मुझे एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है। तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है बताओ जल्दी से। अब एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। अब आ जाते हैं मीथेन, तो मीथेन किसका मेन कंपोनेंट होता है। आपका यहाँ पे पूछता है कि बताओ सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है। तो आप देखो ये याद कर लेना भाई अच्छे से। तो सीएनजी का जो ये मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोक इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल। कोक जो होता है पता है आपको, ये बताएंगे आप यहाँ मुझे, प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या क्या होता है। तो मुझे यहाँ पे बताइए कि प्रोडक्ट, इसमें देखो क्या क्या 2 चीज़ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लो। पूछता है आपसे कोल, कलर चेंज कर लो, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट बस, कोल यहाँ पे लिख दूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बताओ प्रोडक्ट ऑफ कोल, क्या पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ कोल, मतलब कि कोल से क्या क्या फॉर्म हो सकता है। तो क्या क्या फॉर्म हो सकता है बताइए जल्दी से। एक तो आपका सिंपल बनता है कोक बनता है, और दूसरा बनता है आपका बताइए कोल तार बनता है, कोल तार। ये भी किससे बनता है आपका, जब कोल को जब आप हीट, कोल का प्रोडक्ट है आपका कोल तार। और एक तीसरा बनता है कौन सा, कोल गैस। ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ये है प्रोडक्ट ऑफ कोल है। तो आपका होमवर्क है कि आप यार एनसीईआरटी से इसका क्या देख लेना, यूज़ देख लेना, और कोल तार का यूज़ देख लेना, और साथ के साथ कोल गैस का यूज़ देख लेना। एकदम छोटा सा यूज़ दे रखा है, बिल्कुल इसे आप देख के जाना। और नेक्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ कोल। क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ कोल। तो बताएंगे मुझे कि टाइप्स ऑफ कोल के अंदर क्या क्या आता है। जल्दी से जल्दी क्या आता है, जल्दी से बोल दो भाई, इतना लेट करोगे, इतना लेट करने के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे भाई। तो सबसे पहला क्या होता है टाइप से में आपको याद रखना है, सबसे पहले होता है पीट, याद रखना है, ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने मास्टरिंग इन एनसीईआरटी नहीं देखा है तो वो सीरीज़ देख लो, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब उसमें मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। बाकी अगर नहीं देखो अब तब बस टाइम कम है तो बिल्कुल इस सीरीज़ पर भी आप डिपेंड हो सकते हो। तो आपका पहला क्या है, पीट है। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा होता है लिग्नाइट होता है, दूसरा क्या होता है लिग्नाइट। और तीसरा टाइप कौन सा होता है बताओ, ब्यूटुमिनस होता है ना, ब्यूटीमिनस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोल होते हैं, ना कि प्रोडक्ट ऑफ कोल। और आपका चौथा क्या होता है, एंथ्रासाइट। तो क्या होता है, एंथ्रासाइट। आप तो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है बताओ इसमें से बेस्ट कोल कौन सा है। तो आपका जो बेस्ट कोल होता है वो आपका होता है एंथ्रासाइट। पूछता है इसमें से ब्राउन कोल कौन सा है, तो ब्राउन कोल जो होता है वो आपका होता है लिग्नाइट। ये कैसा होता है, ब्राउन कोल। आपसे पूछता है इसमें से सॉफ्ट कोल कौन सा होता है, तो आपका होता है ब्यूटुमिन, ठीक है। और पूछेगा हार्ड कोल कौन सा होता है, तो आपका होता है एंथ्रासाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो पूछे जाते हैं कार्बन कंटेंट को लेके, पूछता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसके अंदर है। आप देखो सिंपल सा, ऊपर से नीचे आओगे तो कार्बन का कंटेंट इंक्रीज़ होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कार्बन का कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे कम जो होता है कार्बन का कंटेंट पीट में होता है, उसके बाद होता है लिग्नाइट में, उसके बाद होता है ब्यूटुमिनस में, और सबसे ज़्यादा होता है किसके अंदर, एंथ्रासाइट के अंदर होता है सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट।
अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कोक इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग। जो हम जानते हैं कि जब आप कोल को हीट करोगे तो उसका प्रोडक्ट निकलता है कोल तारा है ना, कोल गैस। पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ कि क्या वो एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं या एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं, तो बताएंगे जल्दी। तो ये जो होता है सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो हमेशा करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं, ठीक है। तो ये जब एयर ना हो उस वक्त मतलब अब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? क्या कंप्रेस नेचुरल गैस है या कार्बोनेटेड नेचुरल गैस है या कंप्रेस नाइट्रोजन तो हटा दो और कंबाइन है। सिंपल सा इसका होता है कंप्रेस नेचुरल गैस होता है सीएनजी का। आपका होमवर्क है, मुझे अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से बताएं कमेंट, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। एलपीजी का जल्दी से बता दीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द कंबशन अकर्थ। इसमें से किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरत है किसके लिए? जलाने में लिए है ना, जलाने के लिए। तो क्या वाटर को डाल के आप कहीं पे आग लगा सकते हो, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन? सिंपल सा इसका है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताएंगे वाटर के बारे में आपको क्या यूज़ कर याद रखना है कि वाटर जो होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है? ये यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर केस में होता है ये यूज़। बताओ, क्वेश्चन पूछता है बताओ फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या यूज़ होता है? वाटर आपका क्या किस में यूज़ होता है? फायर एक्सटिंग्यूशर में आपका यूज़ होता है, बिल्कुल होता है यूज़ फायर एक्सटिंग्यूशर में। और आपका जो ऑक्सीजन होती है यही आपका होता है रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। अगर आपसे पूछा नेसेसरी पूछे या पूछे रिक्वायरमेंट या पूछे रिक्वायर्ड, तो जलाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन के लिए। और पूछता कि आफ्टर मतलब कंबशन कौन सा गैस रिलीज़ होता है? ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है बताओ? रिलीज़ होता है। वो कब रिलीज़ होता है? कंप्लीट कंबशन। सिंपल यहाँ पे देख लो, रिलीज़ है ना। आफ्टर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गैस रिलीज़ होता है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है कि एक होता है सिंपल सा कंप्लीट कंबशन। अगर कंप्लीट का वर्ड आया तो आपका हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ था आप पूछता आपका बताओ इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सा गैस आपका रिलीज होता है? इनकम्प्लीट आईसी लिखता हूँ, इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को शॉर्टकट में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका एक इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ इसका भी किसके अंदर होता है? फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर ये भी यूज़ होता है। किसके अंदर होता है? फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर ये भी आपका यूज़ होता है, बिल्कुल यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो यार सिंपल सी बात है यार, है ना, इतना प्यार तो दे ही सकते हो। वीडियो को अप्लाई कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी आपके लिए बहुत कुछ आना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट पॉल्यूशन, है ना। लीस्ट पॉल्यूशन पूछे या आपसे पूछे विच टाइप ऑफ फ्यूल इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। क्लीनेस्ट वर्ड आ जाए, है ना, देखो क्लीनेस्ट वर्ड आ जाए, क्लीन वर्ड आ जाए, या आपका क्या हो जाए? लीस्ट पॉल्यूशन आ जाए। लीस्ट पॉल्यूशन क्लीनेस्ट फ्यूल, या आपका लीस्ट पॉल्यूशन लीस्ट पॉल्यूशन। तो ये वर्ड कभी भी ये सारा का वर्ड आप नज़र आ जाए आपको, तो इसमें आपको किस में दिमाग जाना है? डायरेक्ट क्लीनेस्ट फ्यूल या लीस्ट पॉल्यूशन, ये आपका दिमाग जाना चाहिए किसके अंदर? एलपीजी के अंदर जाना चाहिए। और आपको किसके अंदर जाना चाहिए बताओ, जल्दी से बताओ? सीएनजी के लिए, सीएनजी के ऊपर जाना चाहिए। और एक गैस होता है किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बताओ इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछिए, विच फ्यूल इज ए क्लीनेस्ट फ्यूल। बिल्कुल एलपीजी आपका क्लीनेस्ट फ्यूल है। अगर एलपीजी ऑप्शन है तो एलपीजी लगाएंगे, सीएनजी ऑप्शन है तो सीएनजी लगाएंगे, नेचुरल गैस ऑप्शन है तो नेचुरल, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। या अगर तीनों दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है। पूछा है कि लीस्ट फ्यूल को, लीस्ट पोल्यूशन कौन सा फ्यूल काउज करता है, तो अभी फिलहाल के लिए क्या ऑप्शन दे रखा है इन तीनों में? देखें एलपीजी, सीएनजी और नेचुरल गैस में क्या दे रखा है भाई? नेचुरल गैस दे रखा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस हो जाएगा। और यहीं से पूछता है कि बताओ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्या, इनमें से कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन काउज करता है? तो बताओ जल्दी से, सबसे ज़्यादा कौन सा काउज करता है? आपका जो कोल होता है वो मैक्सिमम पॉल्यूशन काउज करता है, मैक्सिमम पॉल्यूशन काउज करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि द सब्सटेंस डेट कैच फायर इजीली, द सब्सटेंस डेट कैच फायर इजीली आर कॉल्ड। उस वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं जो कि फायर को इजीली कैच कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं बताइए?
इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फ्यूल, इसमें से कौन सा है गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल का मतलब क्या होता है, गुड फ्यूल कभी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए हाई कैलोरिक वैल्यू। गुड फ्यूल में क्या आपको दिमाग में आना चाहिए हमेशा, हाई कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट चेंज करता हूँ आपके लिए मेरे भाई। तो गुड फ्यूल में हमेशा आपको ध्यान देना है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक, सी भी लिख दूँ सिर्फ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। देखो इसमें से हाई कैलोरीफिक, हाई कैलोरी, लो को कट कर दो, प्रोड्यूस लेस, सिंपल सा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इजी टू स्टोर। उसको हम आसान तरीके से ईजी कर मतलब स्टोर कर सकें, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। देखो यार, अगर आप चाहते हो क्या कि आपका 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर पूरा साइंस आपका कवर हो जाए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है तो जितना दे रखा है सारा का सारा 4 घंटे, मैक्सिमम 4.5 घंटे के अंदर टोटल आपका साइंस कवर हो जाए, विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विथ ऑल द थ्योरी, वो वैसे थ्योरी जिससे कि क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा प्ले लिस्ट में चले जाएँ। जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा क्या, चैम्पियन गाइड, CG चैम्पियन गाइड। मैंने आपको बस हर चैप्टर में आपको हमें 25 मिनट दिया हूँ, 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा एक भी लेक्चर नहीं है। अब उसे थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ा के अगर देख लेते हो ना, तो आपका मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर, 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरा साइंस कवर हो जाएगा। और मेरी गारंटी है अगर आप वो कर लेते हो ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ऊपर चला जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो काम में ज़रूर कर लेना, अभी आपके पास टाइम है, 2 घंटे के अंदर आप पूरा साइंस कवर कर सकते हो, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना होगा। अदरवाइज अगर आप एमयू के बच्चे हो तो बिल्कुल आप जाओ यार, आराम से करो, आपको 4.5 से 5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे, पूरे चैप्टर का पूरे साइंस कवर हो जाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन, हर चैप्टर में वहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाया हूँ, और साथ के साथ सारे वो थ्योरी हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन आते हैं, तो अब वो जरूर कर लेना। अगर आपने अब तक PYQ नहीं देखा, PYQ यार जरूर देख लो, वो भी 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा PYQ मैंने, इसीलिए मैं आप लास्ट में रुकना, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा अब आपको क्या करना चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल इसमें से कौन सा है। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा इसमें, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो मैं जो लिख रहा हूँ ये टेबल के फॉर्म में आप भी लिख लो, और ये टेबल आप बस याद करके चले जाओ बिंदास होके। देखो सबसे पहले आते हैं कि जोन, बताओ इसमें कितने जोन होते हैं, बताओ जल्दी से। आउटर जोन होते हैं, इनर जोन होते हैं, एंड कैसे होते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ एक, तो पहला इसके अंदर क्या होता है बताओ, आउटर जोन। आउटर जोन इधर लिखो, थोड़ा सा टाइम मेरे को ये बचा। देखो आपको ध्यान रखना है, पहला होता है आउटर जोन, सिर्फ आउटर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड होता है आपका मिडिल जोन। तो मैं जो लिख रहा हूँ भाई, इससे बहुत से क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन इससे 100% आएंगे। और तीसरा आता है इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन। तो आपको देखो आउटर जोन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो आपको इसके बारे में सबसे पहला जो पॉइंट पता होना चाहिए, तो इसका कलर होता है, कलर इसका कैसा होता है बताओ जल्दी से। इसका जो कलर होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। और आपका जो ये जो होता है सबसे कैसा पार्ट है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो आपका होता है आउटर जोन, हॉटेस्ट रीजन, ठीक है। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बात इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, तो इसके अंदर जो होता है कंप्लीट कंबशन होता है। कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और पूछे क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो होता है आपका नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है। कैसा वाला पार्ट होता है बताओ, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, या नॉन ल्यूमिनस पार्ट बोल दो, नॉन लूमिनस। तो आपको आउटर जोन के बारे में बस इतना याद कर लो कि आउटर जोन जो होता है वो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा रीजन, हॉटेस्ट पार्ट होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। अगर कंप्लीट कंबशन है तो आपसे बताओ इसके अंदर से कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस रिलीज होता है। और आपका जो होता है ये नॉन ल्यूमिनस होता है। तो इतना चीज़ बस याद कर लो आउटर जोन के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो मिडिल जोन। तो मिडिल जोन का आपको सबसे पहले कलर पता होना चाहिए। तो मिडिल जोन का बताओ कलर कैसा होता है, येलो का। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ क्या, बिल्कुल यार कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, रुक जा भाई, हाँ चलो देता हूँ। अरे रुक जा भाई, रुक जा, आ जा भाई, कलर लेना। अब ठीक है। तो देखो मिडिल जो होता है उसमें कैसा कलर होता है, उसका येलो कलर होता है, ठीक है। और इसमें ये जो होता है ना, ये हॉटेस्ट रीजन नहीं होता है, ये आपका मॉडरेट हॉट होता है, मतलब बीच वाला गर्म होता है, मॉडरेट। तो बीच वाला गर्म जो होता है वो आपका ये होता है मॉडरेट हॉट, लिख दो यहाँ पर मॉडरेट हॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो क्या कंप्लीट कंबशन होता है या इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जल्दी से बोल दो। इसके अंदर जो होता है कैसा कंबशन होता है,
पार्शियल कंबशन होता है, या ऐसे आप पार्शियल कंबशन से याद कर लो या इनकम्प्लीट कंबशन से याद कर लो। तो यह होता है आपका पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन। और ये बताओ ल्यूमिनस जोन होता है या नॉन ल्यूमिनस जोन? ये जो होता है आपका कैसा जोन होता है? ल्यूमिनस। इस ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपका होता है ल्यूमिनस जोन होते हैं। तो इसमें आपको बस इतना याद कर लो। अगर बताओ ये अगर पार्शियल कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है तो इससे कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। अब आते हैं इनर वाले पार्ट में। तो इनर वाले के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए कलर चेंज कर लूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इनर वाला जो होता है वो बताओ उसका कलर कैसा होता है? ये इसका कलर होता है ब्लैक कलर होता है, ये कलर आपको याद कर लेना है, ब्लैक कलर। और ये कैसा हॉट होता है? ये आपका लिस्ट हॉट होता है ना, लिस्ट हॉट होता है। कैसा हॉट होता है? लिस्ट हॉट होता है। इसमें लिख लो लिस्ट। सबसे कम जो गर्म होता है ये आपका अंदर वाला पार्ट होता है। और इसके अंदर क्या पार्शियल होता है? ये पार्शियल कंबशन होता है या कंप्लीट होता है? ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर होता है अनबर्न वैक्स, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? वैक्स प्रेजेंट होता है। ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। वैक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ठीक है। अब देखो ये ल्यूमिनस होता है या नॉन ल्यूमिनस होता है, तो इसके बारे में वैसा कुछ चर्चा है नहीं। इसको आप सिंपल सा नो ये ल्यूमिनस, इसमें ना ही कुछ इसमें अगर कभी अगर ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस से बात आए ना तो आप बस इसी में जाना, आउटर है ना, मिडिल में जाना, इनर में आप जाना ही नहीं आपको। सिंपल सा हटा दो इसको। ठीक है भाई। तो सिंपल सा आपको इससे क्या क्या क्वेश्चन है समझ में आ चुका है। सबसे पहले पूछेगा आउटर से, आउटर का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। मिडिल का कलर क्या होता है? येलो होता है। इनर मोस्ट का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक। पूछेगा आउट सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन है? आउटर है। सबसे मॉडरेट हॉट कौन है? मिडिल है। लीस्ट हॉट कौन है? इनर है। तो किसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है? आउटर के अंदर। किसके अंदर इनकम्प्लीट या पार्शियल कंबशन होता है? मिडिल के अंदर। किसके अंदर वैक्स का फॉर्मेशन होता है? इनर मोस्ट के अंदर। नॉन ल्यूमिनस पार्ट कौन सा है? आउटर। ल्यूमिनस पार्ट कौन सा है? मिडिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? आउटर। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? मिडिल। तो पूछा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। समझ में आया? बस इस टेबल को ईमानदारी से बना लो और इसे याद कर लो, मार डट्टा करके इसे याद कर लो। ठीक है भाई। देखो पूछा कि बताओ हॉटेस्ट पार्ट कौन है? बताओ इनर पार्ट क्या हॉटेस्ट? हॉटेस्ट देखो यहाँ पे है ना, तो बताओ क्या है? आउटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये आपको सारे के सारे एक स्लाइड में आपको मिल गई है ना? जितने आपको डाउट होते थे सारे के सारे आ गए ना, सारे डाउट इसके अंदर। अब भी कोई डाउट है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और यार अगर फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है भाई, ताकि आपको क्या आता है? नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिफोरेस्टेशन लीड टू। अब आते हैं डी कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है उस पर आते हैं। तो डिफोरेस्टेशन किस चीज़ को लीड करता है? डिफोरेस्टेशन लीड टू क्या? इंक्रीज इन रेनफॉल या सॉइल एरोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन या डिक्रीज इन टेम्परेचर? तो सिंपल सा है, सॉइल एरोजन किसके वजह से होता है? डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है सॉइल एरोजन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल क्यों होगा भाई? ऑक्सीजन लेवल तो क्या हो जाएगा बताओ? डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। क्या डिक्रीज होगा टेम्परेचर? नहीं, आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगा। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा डिफोरेस्टेशन की वजह से। और आपका रेनफॉल क्या होता है बताओ? रेनफॉल इंक्रीज होगा? नहीं, रेनफॉल आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपको डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? पहला रीजन की डिक्रीज होता है रेनफॉल, सॉइल इरोजन होता है, डिक्रीज होने लगता है ऑक्सीजन का लेवल, एंड इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर। ये सारे के सारे रीजन किसके होते हैं? डिफोरेस्टेशन के रीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडेमिक स्पीसीज? इसमें से कौन सा आपका इंडेमिक स्पीसीज है? कौन सा इंडेमिक स्पीसीज है बताइए? क्या टाइगर है, लायन है, या कैंगारू या स्टैटिक लायन है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सिंपल से याद कर लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ याद करनी है। हाँ, एक चीज़ मुझे बताएंगे, आपका होमवर्क क्या है इस स्लाइड का, कि बताओ एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सा है? तो आपका दो है, क्या बता दूँ क्या? एक होता है डोडो, तो आपका दूसरा है होमवर्क। पहला एक होता है डोडो, और एक और आपके बुक में दे रखा है, एक डोडो है, बाकी दूसरा आप मुझे कमेंट कर बताएंगे एक्सटेंट स्पीसीज कौन सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है? व्हाट इज रेड बुक डाटा? रेड बुक डाटा क्या है? क्वेश्चन सिंपल है, वो बता दो भाई, चलो ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, बताओ तो रेड बुक डाटा क्या है? तो रेड बुक डाटा क्या है? ए बुक ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या वो डिफोरेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं? ए बुक लिसनिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट है। देखो यहाँ पे इंडेंजर्ड दे दे या आपका एक्सटिंक्ट दे दे, तो दोनों के लिए हम रेड बुक डाटा को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडेंजर्ड नहीं देखे, आपका एक्सटिंक्ट होता तो बिल्कुल वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। यस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है? कि व्हाट इज द मेन काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो होता है मेन काउज क्या है? क्या वो कंजर्वेशन है,
एफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है? बिल्कुल आपको सही आंसर दिया आपने। जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसके वजह से होता है बताइए भाई? डिफोरेस्टेशन की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। तो कंजर्वेशन से तो भाई क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। ये क्या ये काउज करेगा? नहीं, ये हेल्प करता है। क्या एफोरेस्टेशन काउज करेगा? नहीं, बिल्कुल ये भी आपका हेल्प करेगा। ये भी इंक्रीज़ करेगा बायोडाइवर्सिटी। डिक्रीज क्यों करेगा? वाइल्ड लाइफ जो होता है ये भी हेल्प करता है। तो ये तीनों के तीनों जो क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए आपसे। लेकिन पूछा क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से होता है? तो डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है। तो एफोरेस्टेशन बता दो क्या होता है? एफोरेस्टेशन क्या होता है? जब आप प्लांट लगाते हो ना, अलग अलग जगह बहुत ज़्यादा प्लांट लगाते हो तो आपका क्या रहता है? एफोरेस्टेशन। एक आता है रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन क्या होता है? एक जगह प्लांट प्रेजेंट था और वहाँ प्लांट किसी वजह से वहाँ से हट गया। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट था, किसी वजह से वहाँ ख़त्म हो गया। अब दोबारा वहीं पे आप फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है? रिफोरेस्टेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया? तो क्वेश्चन पूछा है कि मुझे बताओ इंडिया के अंदर कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। तो यार कितना हमारे इंडिया का हमें ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? काजीरंगा जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट है। अब आता है क्या गिर आपका नेशनल? नहीं, गिर तो आपका नेशनल पार्क है। सुंदरबन क्या है बताओ? अगर पूछता देखो सुंदरबन क्या है आपका, बताइए जल्दी से। बायोस्फीयर है ये। तो ये भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आ सकता है ये। तो बायोस्फीयर क्या है आपका? सॉरी, सुंदरबन क्या है आपका? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। और आपका जो होता है गिर क्या है बताओ? ये आपका नेशनल पार्क है। एनपी लिख दूँ सिर्फ, नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क। तो आपसे पूछा है क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा है ना, तो क्या जिरंगा हो जाएगा। और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो क्वेश्चन है पहला, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल से मिलके क्या बनता है बताइए? मैं लिख दूँ थोड़ा सा, देखो सेल होता है, सेल से मिलकर आपको क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो टिश्यू क्या है? लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल नोन एज टिश्यू। और आप ऑर्गन क्या लिख सकते हो बताओ ऑर्गन के बारे में? मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन बना। और ऑर्गन सिस्टम क्या किससे बना? ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो सबसे पहले देखो आते हैं न्यूक्लियस। इससे आपके क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो न्यूक्लियस जो होता है ये क्या होता है? कंट्रोल द सेल एक्टिविटी। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटी। ऑल सेल एक्टिविटी या सिंपल से लिख दो सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है, क्वेश्चन पूछता है इसमें से बताओ कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है बताओ? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल मैं लिख दूँ, सिर्फ पावर हाउस लिख दूँ तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रेस्पायरेशन किसके अंदर होता है? रेस्पायरेशन ये भी आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है आपका क्या? राइबोसोम। अब आते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस किस चीज़ में हेल्प करता है बताइए जल्दी? ये आपका मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में ये हेल्प करता है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग या पैकेज में हेल्प क्या करता है? आपका गोल्गी अपरेटस। देखो मैं आप फिर से एक बार समराइज कर दूँ इस स्लाइड को। आपसे इससे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। अभी आपको क्या पूछा गया कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बताओ कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर तो अभी फिलहाल का बी है। अगर आपसे पूछता विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री अगर पूछता तो हो जाता आपका राइबोसोम। पूछता कि कौन सा और सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, तो न्यूक्लियस हो जाता है। पूछता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि हेल्प करता है मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग, तो आपका आंसर क्या होता है? गोल्गी अपरेटस हो जाता है। बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? हम जानते हैं कि सिंगल सेल है ना मल्टी सेलर होता है। सिंगल सेल क्या होता है? जो कि एक सेल का बना हुआ था उसको सिंगल सेल कहते हैं। जो एक सेल से ज़्यादा का बना हुआ था उसको मल्टी सेल्स कहते हैं। तो पूछा है कि बताओ सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म क्या है?
क्या डॉग जो होता है एक सेल का बना हुआ था, ह्यूमन एक सेल का बना हुआ था, या एलिफेंट एक सेल का बना हुआ था? नहीं, ये सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछा गया है सिंगल सेल का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट। पूछा है कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। तो बताओ कौन सा, जो न्यूक्लियस है ये प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी बोथ दोनों के अंदर होता है। और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। राइबोसोम जो होता है ये भी आपका दोनों के अंदर होता है। तो ये सारे के सारे दोनों के अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर होता है। अगर पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन एनिमल, तो क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है वो। और देखो इसमें एक आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक और याद कर लो, सेल ऑर्गेनेल से पूछा है ना, तो सेल ऑर्गेनेल से आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। सिंपल सा पूछा फंक्शन में, अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। बताओ न्यूक्लियस का फंक्शन इसमें से क्या है, तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या बताया, बताइए जल्दी से बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, बताओ मेरे भाई। क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नहीं। एनर्जी कौन सा सेल ऑर्गेनेल आपका प्रोड्यूस करता है, लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो आपका क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, चलो थोड़ा सा दिल चाहिए आपका, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिलहाल के लिए आपसे पूछा है कि कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, इसमें क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटी को। हेल्प इन डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स करता है, जल्दी से बोलो। लाइजोसोम जो होता है ना, लाइजोसोम वो आपका करता है किसमें हेल्प, डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपका जो होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल, तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल में कौन सा हेल्प करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिखते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल, द प्रोसेस बाय विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज नोन एज। तो सिंपल सा अगर सिंगल पेरेंट आ गया तो इसी में हम सेक्सुअल को तो पहले कट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जल्दी से बोल दो भाई, कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर होते हैं 2 पेरेंट होते हैं इन्वॉल्व है, और इसके अंदर आपका गैमेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, तो आपसे यहाँ पे पूछा है विदाउट गैमेट, तो आपसे 2 कंडीशन दे दिया, 2 कंडीशन दे दिया ना, बिल्कुल दे दिया है। तो आपका तो ये होगा नहीं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे ये बताएंगे कि बडिंग कैसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बिल्कुल आपका जो बडिंग है ये किसका एग्जांपल है, ये आपका ए सेक्सुअल एग्जांपल है, ए सेक्सुअल का। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, चलो। तो ये आपका क्या है, ए सेक्सुअल का एग्जाम्पल है, ए सेक्सुअल का एग्जाम्पल है। और बडिंग आपका किसके अंदर होता है, बताओ भाई, हाइड्रा के अंदर जो होता है बडिंग होता है। और एम्यूबा जो होता है, एम्यूबा भी आपका, एम्यूबा देखो एक तो होता है हाइड्रा के अंदर बडिंग। आपसे पूछता है बताओ एम्यूबा के अंदर क्या होता है, एम्यूबा के अंदर आपका होता है बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन आपका क्या है, बताओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। उसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो प्लेनेरिया के अंदर होता है, और फ्रेगमेंटेशन भी आपका ए सेक्सुअल का एग्जांपल है। आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वर्ड कभी भी सुनो तो फर्टिलाइजेशन में हमेशा एंड हमेशा किस चीज़ में होता है, ये सेक्सुअल में होता है, सेक्सुअल में होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब इन्वॉल्वमेंट होता है फर्टिलाइजेशन का, ये होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो थोड़ा सा देखो मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज इससे न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो कलर में थोड़ा चेंज कर लो, ऐसा गौर से सुनना भाई, आपका मैं यहाँ पे सारा कन्फ्यूजन अभी मतलब कि क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो हम आते हैं फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका मेल, एक आती है फीमेल। तो मेल से जो आपका गैमेट निकलता है क्या होता है, मेल गैमेट। और मेल गैमेट जो होता है वो होता है आपका टेस्टिस, टेस्टिस से होता है ना, मेल गैमेट निकलता है टेस्टिस से। और फीमेल से जो निकलता है बताओ कहाँ से निकलता है, ओवरी होता है इसके अंदर, उससे क्या निकलता है आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, तो बताओ फीमेल के अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर क्या था, ओवरी होता है। देखो मैं शुरू से ले रहा हूँ, आप जो टेस्टिस से जो निकलता है, टेस्टिस से क्या निकलता है जल्दी से बताएं। तो मेल
गैमिट को हम मेल सेक्स गैमिट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, स्पर्म बोलते हो, बिल्कुल। तो टेस्टिस से क्या निकलेगा आपका, स्पर्म निकलेगा। उसी टाइप से ओवरी से क्या निकलता है बताओ, ओवरी से आपका एग निकलता है, या तो एग रहेगा दिया हुआ, ठीक, तो एग निकलेगा। और आते हैं देखो, अब ये दोनों आपस में क्या होता है, मीट होता है। स्पर्म आया कहाँ से, मेल से आया, और एग कहाँ से आया, फीमेल से। ये दोनों आपस में क्या होता है, मीट करता है, ठीक है, ये मीट करेगा। और मीट करने के बाद आपका फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, मैंने तो भाई आपको एक प्रोसेस बता दिया, आप इसमें आपको ये पता करना, बताओ इसमें फर्टिलाइजेशन, मैंने तो भाई आप पूछोगे सर आप तो फर्टिलाइजेशन बताया नहीं, तो देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मेरे बच्चे, जब स्पर्म एंड एग, जहाँ पे देखो यहाँ से आ रहा है स्पर्म आ रहा है, और यहाँ से एग आ रहा है, और ये दोनों इस जगह मीट कर रहा है ना, तो ये जहाँ पे मीट करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो मेरे भाई बताओ समझ में आया फर्टिलाइजेशन या नहीं आया। सिंपल सा देखो, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपसे पूछता बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्या बोल रहा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है बताओ, क्या बन रहा है भाई, जल्दी देखो ना, क्या बन रहा है, जायगोट बन रहा है। तो जायगोट आपका कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो जायगोट बनता है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे एक बार मैं आपको देखो फिर से एक बार समराइज करता हूँ, एक बार बस आपके लिए, किसके लिए, बस आपके लिए। तो इससे आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं कि बताओ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड मेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पूछता है कि बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, तो स्पर्म कहाँ से आ रहा है बताओ, ये आपका रहा है टेस्टिस से आ रहा है। अब पूछता है कि बताओ एक कहाँ से आता है, तो एक कहाँ से आता है बताओ, ओवरी से आता है। अब ये पूछता है कि बताओ स्पर्म जो होता है वो किसका गैमीट है, वो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, बिल्कुल यार जो स्पर्म है कि कौन सा गैमीट है, ये मेल गैमीट है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछेगा कि एक जो है वो कौन सा गैमीट है, मेल या फीमेल, तो एक जो आपका फीमेल गैमीट है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको या नहीं आए, आ गए ना, बिल्कुल आने चाहिए। तो ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने PYQ नहीं देखा है तो बिल्कुल PYQ कर लो, वहाँ पे मैं आपको ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ पहले, चलो कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय हाइड्रा, सॉरी बाइनरी फिजन। तो पूछा है कि बाइनरी फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या मैंने अभी आपको क्या बताया था, बाइनरी फिजन से आपका जो एमीबा होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। अब मैं देखो थोड़ा सा लिख दूँ, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा किससे होता है, बडिंग से होता है। तो पूछेगा कि बडिंग से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो आपका बडिंग हो जाएगा। एमीबा किससे होता है बताओ, बाइनरी BF सिर पे लिख दूँ, अरे BF नहीं लिखूंगा यार, BF नहीं लिखूंगा, सॉरी बच्चे सॉरी, है ना, BF नहीं लिखना, गलती नहीं करनी है भाई, बिल्कुल नहीं, बेवजह का भी एग्जाम का समय है। तो क्या हो जाएगा, अरे मजाक था, दिल पे नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है ना, बस चिल मारो यार। तो एमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन से होते हैं, और ये दोनों के दोनों कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया क्या। आप मुझे बताएंगे फ्रूट जो होता है वो कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, बाकी अर्थवर्म कौन सा होता है, ये दोनों को दोनों सिंपल जान लो, ये दोनों को दोनों किससे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। आपसे पूछा है कि अभी फिलहाल क्या पूछा है, बाइनरी फिजन पूछा है। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑफ आंसर, ये मतलब इस क्वेश्चन के लिए। अगर पूछते हैं यहाँ पे कि आपका बडिंग किसका एग्जाम, बडिंग से कौन सा ऑर्गेन रिप्रोड्यूस करता है, आपको हो जाता है हाइड्रा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेन प्रोड्यूस स्पर्म। सिंपल सा मैंने आपको देखो इस स्लाइड में जो बताया ना, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लो। तो सिंपल इसी स्लाइड से देखो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑर्गेन होता है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है ह्यूमन के अंदर, कौन सा बताया था बताओ, कौन सा ऑर्गेन, ओवरी बताया था, नहीं, ओवरी से क्या क्या रिलीज होता है, ओवरी से तो आपको फीमेल होता था ना, ओवरी से क्या रिलीज होता था, एग रिलीज हो रहा था। और ये किसके अंदर रिलीज होता है, ओवरी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बताइए भाई जल्दी से, ये आपको होता है फीमेल के अंदर। आपसे पूछा है कि स्पर्म पूछा है ना, तो स्पर्म जो होता है वो आपका टेस्टिस से रिलीज होता है, क्या स्पर्म होता है टेस्टिस से रिलीज स्पर्म। और ये किसके अंदर होता है बताइए, ये आपका होता है मेल के अंदर। उसी टाइप से यूटेरस जो होता है इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है बताओ, बेबी का पूछेगा कि बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। तो बेबी का डेवलपमेंट जो होता है, कौन वाली बेबी, समझ में आया कुछ नहीं यार, गलत गलत नहीं सोचना, बिल्कुल सही, बी पॉजिटिव रहो मेरे भाई, समझ रहे हो है ना, पॉजिटिव रहो। तो यूटेरस में किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। और किडनी का क्या फंक्शन होता है, ब्लड का फिल्टर करता है किडनी। तो किडनी का समझ में आ गया, किडनी में क्या होता है आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44,
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओवरी, क्या पूछा है कि फंक्शन ऑफ ओवरी का बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बताओ यार, है ना, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, भाई मैंने बताया ना ओवरी से क्या रिलीज होता है, बताओ प्रोडक्शन ऑफ एग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्लाइड बताया उसे अच्छे से देख लो फिर से एक बार। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ओवरी से क्या होते हैं। यहाँ पर अगर पूछ देता व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बताओ टेस्टिस से किस चीज़ का होता है, तो वो होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है। फिर से चलो मैं यहाँ पे आपके बारे एक बार लिख देता हूँ। और यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो किसके हेल्प से होता है, किडनी के हेल्प से होता है। बाइल का प्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है, लीवर के हेल्प से होता है। इस चीज़ की आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपके एनसीईआरटी में दो टाइप का फर्टिलाइजेशन दे रखे हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक दे रखा है इंटरनल। तो इसमें पूछा है बताओ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि किसके अंदर बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी। तो किसके अंदर होता है, क्या ह्यूमन जो होता है वो एक्सटर्नल का एग्जाम्पल नहीं, इसके अंदर होता है इंटरनल। IF लिख दूँ, ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो आपका जो फ्रॉग होता है इसके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसी टाइप से आपका बर्ड के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैट के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अच्छे लगभग 1 घंटे हो गए हैं। मैं फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। आपको मैं 45 क्वेश्चन नेक्स्ट, मतलब कि अभी आपसे 5 घंटे के अंदर आपको नेक्स्ट 45 क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल। मैं जहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ ना, मतलब कि मैं आज रात में रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी वजह से, थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब थी, तो मैं अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शराबा होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ेगा। और फिलहाल आप इस वीडियो को कंप्लीट करें और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको 45 में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है भाई, तो इतना तो मुझे बताएं। और आपको विदिन 5 घंटे मतलब 5 घंटे के अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर में 45 और आपको 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना, ये 45 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। ये 45 क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट 5 घंटे के अंदर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाई, जरूर बताना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा सा रुक। देखो मेरे भाई, आपसे मुझे डिस्कस करना था। देखो अगर चैनल पर मेरे फर्स्ट टाइम है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप चले जाना कहाँ पे, मेरे प्ले लिस्ट में चले जाना। प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा चैम्पियन गाइड, जो कि बेस्ट गाइड है। ठीक है, इसमें आपको टोटल मिलेंगे कितने लेक्चर, 13 लेक्चर मिलेंगे टोटल। तो आपको यहाँ पे पूरा मतलब मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, यहाँ पे मैंने साइंस का 25 मिनट के अंदर एक चैप्टर करवाया था। आपके यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर है, तो लगभग आपको कितने घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, अबाउट 5 घंटे में आपके पूरे मतलब कि A to Z आपका साइंस कवर हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा कर देखते हो तो आपको मैक्सिमम 3 घंटे में हो जाएगा कवर। लेकिन देखो ये करो तो अच्छी बात है, ना करो। अगर आप EMU के बंदे हो, बच्चे हो, आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो ये जरूर करके जाना, उसे 2-4 बार रिपीट कर लेना। तो मेरी गारंटी है उससे भी आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक मैथ्स का PYQ नहीं देखा, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो आप मैथ्स का PYQ ज़रूर कर लो। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे लगेंगे, 7.5 घंटे के अंदर आपका पूरा मैथ्स आपका कवर हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड में देखते हो, अगर आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हो, तो आपका मैक्सिमम 4.5 घंटा या 5 घंटे में आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन PYQ रिपीट होते हैं, इसलिए आपको अब का क्या करना है लास्ट समय में कि PYQ ही करो। मैं जो सिलेक्शन एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इसे कर लो, और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। सिलेक्शन एक्सप्रेस करो, PYQ करो, सिलेक्शन एक्सप्रेस PYQ। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप ये काम करते रहो, आपके सिलेक्शन की गारंटी है मेरी तरफ से। तो आप क्या करना, मैथ्स का PYQ जरूर देख लो, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैंने वहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट विद कॉन्सेप्ट सारे चीज़, कौन से क्वेश्चन कहाँ पे, आपको यकीन ना हो ना, आप 2024 का जाके क्वेश्चन देखो, PYQ देखो 2024 का, उसमें देखना 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं कहता हूँ 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 के PYQ मैथ्स में। यकीन हो, आप जाकर देख लो इस सीरीज़ में, 1 घंटे के लेक्चर है कुछ, तो वहाँ पे 30 में से अगर 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बताओ क्या चाहिए भाई। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन। इवन कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि उसका तो भाई इवन की वैल्यू भी चेंज नहीं किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, आपको मैथ्स से डर लगता है यार, उसे PYQ जरूर करके जाओ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो PYQ किए बगैर सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं क्लियर कह रहा हूँ। और PYQ करते हो तो सिलेक्शन होने की गारंटी है। PYQ नहीं करते तो आप चाहे कुछ भी कर लो तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए अभी टाइम है आपके पास, आप PYQ जरूर करो। अगर आपको ज़्यादा नहीं करना, आप कम से कम मैथ्स का PYQ आप 2021 से लेकर 2024 तक का तो कर लेना। इतना तो भाई कर लो कम से कम, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ। और आपको साइंस में चले जाना, साइंस में आपको टोटल मिलेगा 9 लेक्चर। ये तो बहुत कम टाइम का, ये आपको मुश्किल से ही आपको 4 घंटे के अंदर पूरा मैंने कवर कर दिया था। अब स्पीड बढ़ाते हो तो आपको 2 घंटे में पूरे कवर हो जाएंगे। बस इतना करो। अभी आपको देखो फाइल में
समराइज़ करो इस चीज़ को। मैथ्स आप कर लो। मैथ्स अगर आप शुरू से नहीं करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कम से कम 2021 से लेकर 2024 तक का कर लो। आपको वहाँ पे मुश्किल से कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से। 2 से 3 घंटे में आपके हो जाएंगे कंप्लीट। 2 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो 2 घंटा में आपका पूरा पीवाई को, और मैं कहता हूँ रिपीट आप 2024 देखना पहले, तो कितने क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको बताया हूँ कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये उसको जरूर करके आना। और आप साइंस है तो पीवाई को 100% कर लो, पूरा करना। 2016 से स्टार्ट करो और 2024 तक चले जाओ। तो ये ज़्यादा टाइम 2 घंटे के अंदर आपके पूरे, अगर देखो यार 2 घंटा आप दे रहे हो अगर साइंस में, 2 घंटा दे रहे हो मैथ्स में, और मैं आपका एक्सप्रेशन लेकर आओ, मतलब क्या सिलेक्शन एक्सप्रेस, ये मैक्सिमम आपका 1 घंटा 2 घंटे का और आएगा मैक्सिमम, इसमें 2 घंटा और आएगा। मान के चलोगे इसे 3 घंटा में दूंगा इसमें। तो अगर 3 2 5 2 7 7 घंटे में अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 55 मार्क्स आ रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कुछ चाहिए इससे ज़्यादा क्या? तो मैं जो बोल रहा हूँ इसे फॉलो करो। आप देखना कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, आपके जो होता है कॉन्फिडेंस आएंगे आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस से ही ये सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो सिलेक्शन में थोड़ा सा डर होता है यार कि क्या होगा, नहीं, अब नर्वस हो जाओगे एग्जाम में। इसलिए कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप PYQ करते हो। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ बने रहें, आपके लिए मैं अभी लेकर आने वाला हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको करवाऊंगा 45 क्वेश्चन, और वहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, ठीक है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आपके भाई का चैनल है, आपके दोस्त का चैनल है, आप प्यार से इसे सब्सक्राइब कर दें, है ना। और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर बिंदास होकर पढ़ो, चिल मारो और पढ़ाई करो। 2 दिन 3 दिन बच्चे में बिंदास होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।